वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्टिविटीज को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे थे। ऑपरेटिंग अलग से सीखा, इन्वेस्टिंग अलग से, फाइनेंसिंग अलग से। अब आपके लिए अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक साथ बनाना। ध्यान से देखेंगे। तो जब सारी एक्टिविटीज एक साथ आए तो हमें क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये देखना है क्वेश्चन होते हुए कि कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपको ट्रीटमेंट तो सबकी अब तक पता होगी, बट एक साथ हमें ध्यान किस किस चीज का देना है। चलो पहले तो सबसे पहले आपको मार्क करना चाहिए कि करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो 2018-17 में करंट ईयर हो गया 18, प्रीवियस ईयर हो गया 17। फिर नोट्स देखो, नोट्स को हाईलाइट कर दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में क्या है, सिर्फ सरप्लस है। तो सरप्लस का जो डिफरेंस होता है वो तो करंट ईयर प्रॉफिट, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिवेंचर्स को 12% हाईलाइट करें। 4 लाख से 5 लाख हो गए, आपने डिवेंचर्स और इशू करे होंगे। देखते हैं आगे। नोट नंबर 3, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दिखाया जाता है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में? आदित्य, बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर बैलेंस, प्रीवियस ईयर बैलेंस देखेंगे, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, देख ही लेते हैं। ₹1 लाख 12% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017, तो डेट ऑफ इशू दे रखा है, ये डिवेंचर्स में जाएगा। तो डिवेंचर्स में क्या करो, स्टार लगा दो कि कुछ नीचे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। During the year, machinery costing 80,000 on which depreciation accumulated was 40,000 was sold at a gain of 10,000। तो एसेट बेचा है, मशीनरी पे स्टार लगा देंगे, accumulated depreciation का भी। बेसिकली प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में आपको एसेट दे रखा है, तो मशीनरी हमने पढ़ लिया कि उसकी एडजस्टमेंट है, स्टार लगा देंगे। नोट नंबर 6, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, गुडविल 17-18, गुडविल कम हो गई, गुडविल कम हो गई, तो वो क्या होता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट सिर्फ 2 ही है, मतलब डिबेंचर्स की कोई इंफॉर्मेशन है और एसेट की इंफॉर्मेशन है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट वाइज। अब आपको बनानी है पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या हो गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हेडिंग होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, करंट ईयर का एंड आ जाएगा। ब्रैकेट्स में जरूर लिखना एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। सबसे पहले आप निकाल रहे हैं क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये तो हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो पहला वर्किंग नोट ही क्या हो जाएगा, चलो वर्किंग नोट इधर कर लेते हैं। वर्किंग नोट पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट अभी वर्किंग नोट है, तो यहाँ पे सारा क्या लिख देते हैं हम, अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सरप्लस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो सरप्लस कितना था, नोट नंबर 1, 6 माइनस 3, 6 लाख माइनस 3 लाख। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माइंड में आपके फॉर्मेट छपा होना चाहिए। फिर क्या होता था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व नहीं है, कहाँ देखना है, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ सरप्लस है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स के दो बैलेंसेस अगर दे रखे हो तो करंट ईयर का एड बैक कर देते हैं, प्रीवियस ईयर का माइनस कर देते हैं। याद है, याद रहना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, करंट ईयर फिगर। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है करंट ईयर, 2 लाख। फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन नहीं है, कोई रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है। तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कोई डाउट अभी तक? इसको आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते थे, डायरेक्टली कैश फ्लो में भी दिखा सकते हो, बेटर प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट में दिखाना होती है। कितना है हमारा ये, 5 लाख, 5 लाख। अब ऐड, क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 1 तो हो गया। फिर आपको क्या करना चाहिए, पहले वर्किंग नोट्स एक साथ सारे बना लेने चाहिए, बेटर रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग नोट्स एक साथ बना दें। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी अगर बना रहे हो तो 2 पेज छोड़ देने चाहिए, 2 पेज पूरा का पूरा आपका कैश फ्लो का फॉर्मेट ही आ जाएगा, 2 पेज के बाद आपको वर्किंग नोट्स बनाने चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और क्या क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन और डिबेंचर्स, सॉरी डिबेंचर्स जब साल शुरू हुआ तो 4 लाख के थे, जब साल एंड हुआ तो 5 लाख के थे, और नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है 1 लाख के डिबेंचर्स खरीदे, और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्या मुझे डिबेंचर्स का अकाउंट बनाने की जरूरत है, नहीं है। होता अगर कि 1 लाख के खरीदे लेकिन बैलेंस 5 लाख नहीं आ रहा, बैलेंस कुछ और ही आ रहा है, तो फिर होता कुछ और भी हुआ होगा, तो कोई मिसिंग फिगर है, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें कोई मिसिंग फिगर नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट निकालना है, वो आप डेट के हिसाब से निकाल देंगे, वो जब आएगा तब आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं, बट इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है, ये ड्यूरिंग देयर एसेट वाज सोल्ड। अब जब भी आप एसेट देख रहे हो तो आपको ये देखना है कि क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड है कि नहीं है। तो एसेट की वैल्यू अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग, तो क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड है कि नहीं है? ये तो इतना आइडेंटिफाई करना मुश्किल तो नहीं है, तो बेसिकली अकाउंट बनेगा, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। मशीनरी और accumulated depreciation, accumulated depreciation। मशीनरी एसेट है, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस CD, ओपनिंग बैलेंस मशीनरी, ओपनिंग 20, क्लोजिंग 26, ओपनिंग 20, क्लोजिंग 26। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस PD। ध्यान दो बेटा पलश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल है। टू बैलेंस CD मेन है कि ये समझ आना करना क्या क्या है। ओपनिंग 1, क्लोजिंग 2। चलो अब ध्यान से देखना, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन costing 80,000 on which accumulated depreciation was 40,000 was sold at a gain of 10,000। तो जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी, 40। 80 माइनस 40, 40,000 का एसेट 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा, 50,000 का बेचा। तो चलो पहले तो जो उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन है, accumulated depreciation टू मशीनरी कितनी थी डेप्रिसिएशन, 40, तो वो यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ पे आ जाएगा बाय
accumulated depreciation, कितना आ गया 40. एसेट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट, तो इधर आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. गेन कितना है, गेन 10,000. 80,000 की चीज कॉस्टिंग, आज तक की डेप्रिसिएशन 40, तो बुक वैल्यू क्या हो गई 40. चलो छोटी सी चीज है, मतलब वर्बली भी करी जा सकती थी, बट कोई एरर ना हो, ध्यान से देखेंगे. बुक वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, 80 माइनस 40, 40 क्या है ये बुक वैल्यू. गेन कितना है 10,000, तो सेल वैल्यू क्या रही होगी 40 की चीज 10,000 के प्रॉफिट पे बेची, तो कितने की बेची 50,000. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया बाय बैंक सेल वैल्यू कितने की बेची 50,000. अब डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा तो बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर क्या है ये परचेज ऑफ मशीनरी. कितनी है परचेज ऑफ मशीनरी, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इधर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, क्या होता है वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन. बैलेंसिंग फिगर कितना 240 माइनस 1 लाख. कोई भी डाउट, कोई भी डाउट. अब ये क्यों करा सर हमने, बेटा आपके सब सारी वैल्यूज आ गई, आपको कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना होगा. इससे जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये गेन आ गया हमारा और हमारी करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गई. तो आप ध्यान से देखना, एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्यों नोट बनाने जरूरी थे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितनी थी, यहाँ पे करंट ईयर डेप्रिसिएशन आएगी 1,40,000. डेप्रिसिएशन गुडविल का क्या कुछ था ना, इंटेंजिबल एसेट्स 3 लाख से 2 लाख हो गए. गुडविल रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल भी लिख सकते हैं. गुडविल रिटर्न ऑफ 3 लाख से 2 लाख हुई है 1 लाख. डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन गुडविल रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल है क्या, नहीं है. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है क्या, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अब 12% है सर, ओपनिंग बैलेंस पे निकालें या क्लोजिंग बैलेंस पे. उन्होंने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है कि जो आपने एडिशनल डिबेंचर्स 1 लाख इशू करे, वो कब इशू करे 1 अप्रैल को इशू कर दिए. तो स्टार्टिंग में ही जब 4 लाख थे 1 लाख और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही इशू हो गए, तो इंटरेस्ट 5 लाख पे कैलकुलेट होगा. तो ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है 5 लाख का 12%, 5 लाख का 12%, 12 5 जा 60,000. कोई बेटा ओके जी. अब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग आ गया, और कोई लॉस है नहीं है, तो अब क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम. मेन कैश फ्लो में प्रैक्टिस से यही तो होता है कि आपको ये पता चलता है कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया. सबसे बड़ा इशू ही वही होता है, वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है. लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे, क्या है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी. कितना था 10,000, माइनस आइटम हो गया. और तो कुछ नहीं है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ देखनी होती है, एक तो एडजस्टमेंट्स में देखनी होती है, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता तो अदर इनकम में आ रही होती. यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ठीक है. तो 7,90,000 क्या हो गया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ध्यान से देखेंगे, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको कहाँ देखने हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो पहले करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है, तो कोई करंट लायबिलिटी यहाँ पे नहीं आ रही। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ध्यान क्या देना है? करंट इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रीटेड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बढ़ गई, ठीक है ना, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या करेंगे? माइनस हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग से आता है, तो कुछ और नहीं है, तो ये ऐड करने वाली चीज आ जाएगी हमारी निल। लेस increase in current assets, decrease in current liabilities। क्या आ जाएगा? increase in inventory। क्या हुआ था इन्वेंट्री का? 130 से 260, तो 130 से बढ़ गई माइनस 130। कोई भी डाउट? क्या आ गया ये? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में लास्ट में क्या आता है? टैक्स पेड लेस टैक्स पेड, नेट ऑफ रिफंड। रिफंड कुछ है ही नहीं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, तो टैक्स पेड में हम क्या ले लेंगे? प्रीवियस ईयर टैक्स। तो जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 165 है, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये जो नेट रिजल्ट आया, ये क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आउटर कॉलम में चला जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities, cash flow from operating, sorry, cash flow from operating activities। अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब इन्वेस्टिंग एंड फिर फाइनेंसिंग। तो यही तो सारा खेल ही क्या है? कंसंट्रेशन का। बनाते हैं फॉर्मेट पहले जल्दी से। तो आपने इसके लिए 2 पेजेस इसीलिए छोड़े थे कि बहुत सारी चीजें। ऑपरेटिंग 495, मुबारक। ऑल दो आंसर आपको साथ में नहीं दे रखेंगे तो आपको तो पूरा ही बनाना पड़ेगा, आपको एंड में जाके पता चलेगा क्या रहा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आप क्या देखेंगे? नॉन करेंट एसेट्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपको लोग क्या देखना चाहिए? नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स में एक तो आपके पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स तो बस कम हुए, वो तो अमोर्टाइजेशन की वजह से हुए, तो बचे सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसका आपने अकाउंट बनाया था मशीनरी अकाउंट, आपको उस पर चले जाना चाहिए, मशीनरी अकाउंट। सेल ये क्या हो जाएगा? इनफ्लो, और परचेजेस ये क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ इतना सा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सेल है 50,000, सेल ऑफ मशीनरी कितना? 50,000, और आउटफ्लो है क्या? परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 6,80,000। और तो कुछ नहीं हुआ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। इन्वेस्टिंग में सर और क्या आता है? कोई भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स होता है, और फिर इनकम होती है, अदर इनकम। अदर इनकम कोई भी नहीं है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है सेल ऑफ मशीनरी में। तो ये क्या आ गया हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन
investing activities. C, cash flow from financing activities. Cash flow from financing activities. इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं आई. इन्वेस्टमेंट्स कौन सी परचेज करी थी? डिबेंचर्स इशू करे थे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स खा गए हम. गुड पॉइंट. ये इग्नोर कर दिया था आइटम. यहाँ पे है ना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान से देखेंगे. ये प्रॉपर्टी प्लांट, ये इसके नीचे देखा ही नहीं. ये भी एक, इसको भी थोड़ी इज्जत दें. ये भी नॉन करेंट, मतलब ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपको कहाँ पे देखना है? नॉन करेंट एसेट्स. तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? आपके नॉन करेंट एसेट्स. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है 2 लाख से 3 लाख हुआ, 2 लाख से 3 लाख हुआ. तो बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है कि आपने और इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, आपने और इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी. गुड पॉइंट. काफी टाइम बचा दिया आपने हमारा प्लस. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन आउटफ्लो. तो आ जाएगा नीचे. ठीक है, आउटफ्लो है, एक साथ दिखा देंगे थोड़ा नीटनेस के लिए. और ठीक, ध्यान से देखेंगे. परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की थी. 1 लाख. कैश यूज्ड 730. ओके, चलो टाइम बचाया आपने. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हम क्या देखेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखेंगे एक एक करके. पहले शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल में कुछ मेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 17 से 19 हो गई. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल. रिजर्व सरप्लस से कोई लेना देना नहीं है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स हैं, 1 लाख के डिबेंचर्स भी इशू हुए और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी है. तो पहले एक एक करके. शेयर कैपिटल इनफ्लो है, तो सर इनफ्लो दिखा देते हैं. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, उसने बताया नहीं इक्विटी है प्रेफरेंस है, मुझे कोई लेना देना नहीं. 2 लाख. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स आ गया. डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन आउटफ्लो, तो हमें देखना है कोई और इनफ्लो तो नहीं है. शेयर्स आ गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 3, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, तो कम मतलब आपने पैसे दिए होंगे, तो वो आउटफ्लो में आ जाएगा. और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, तो आउटफ्लो में 2 है हमारे पास. एक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 5 लाख का 12 था ना, 12% है. ठीक है, जितना ऊपर आप ऐड कर रहे हो उतना ही नीचे माइनस करना है, तो वेरीफाई कर लेना चाहिए. ऑपरेटिंग में 60. ठीक है, और क्या था? डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 5000 से कम होता ना, 175 170 ऐसे ही कुछ था. बैंक ओवरड्राफ्ट 175 से 170, तो 5000 आपने रीपे कर दिया होगा. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और कुछ है? नहीं है. पॉजिटिव 30, तो इसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,35,000. 2,35,000. अब ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंडिविजुअली तो आप अभी तक कर ही रहे थे, मैंने आपको तब भी बताया था कि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इंडिविजुअली किसी पे ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने और बहुत सारी चीजें चेक करनी है. जब इंडिविजुअली आता था तो इन्वेस्टिंग की कितनी बातें हो जाती थी, ऑपरेटिंग पे आता तो सारा फोकस उस पर होता था. तो अब बड़े क्वेश्चन में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन का खेल है. आइटम्स जैसे एक स्किप हुआ, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, और आप उस एग्जाम के टाइम में तो ढूंढना मुश्किल होगा आपके लिए गलती. तो इसीलिए पहले ही ध्यान से करना. चलो अभी क्लोज करेंगे. यहाँ तक एक एक एक्टिविटी कैसे हुई समझ आ गया. अब इसका टोटल निकालेंगे. देखेंगे पॉजिटिव आया
या नेगेटिव आया? A प्लस बी प्लस सी, 3 एक्टिविटीज है, यहीं से शुरू ना, 495 730, हाँ 3 एक्टिविटीज है, इनका टोटल आ गया। अच्छा वाह, 0 आ रहा है, वाह। तो नेट अब 0 आया, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं कि जरूरी है 0 आएगा, 0 आया तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, नेट, अगर पॉजिटिव होता तो लिखते हैं नेट इंक्रीज, नेगेटिव होता है तो नेट डिक्रीज, तो आप बस यहाँ लिखेंगे नेट फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, नेट फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट फ्लो क्या रहा, 0 रहा, 0। तो इसमें ऐड करते हैं, जो भी नेट फ्लो आता है उसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश। तो क्या क्या आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा और दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा, तो 40 एंड 170। करंट इन्वेस्टमेंट्स 40 था या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना था, और कैश एंड 170, तो नेट इंक्रीज, ये ओपनिंग हो गया 210, और इस साल कितना हुआ, 0। जब इस साल का नेट फ्लो क्या रहा, 0, पहले से कितना था 210, तो ये क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये इससे मैच करना चाहिए, ठीक है ना, तो वेरीफाई करेंगे। नेट फ्लो प्लस ओपनिंग 210 आ गया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, 70 कैश और 140, 70,000 कैश और 140 करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो ये कितना आया, 2,10,000। अगर ओपनिंग प्लस नेट फ्लो ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग से मैच कर जाए तो आपने सही करा, मतलब पहले से आपके पास कुछ पैसे थे, इस साल आपने और कितने जनरेट करे, दोनों का टोटल शुड बी इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस, अगर वो मैच कर रहा है तो आपने सही करा है, वरना आपने कोई गलती करी। तो बेटा दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड मुबारक हो, अब आपने पूरी, मतलब बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ऑपरेटिंग पे काफी कहानी, इन्वेस्टिंग पे काफी कहानी, फाइनेंसिंग पे काफी कहानी, आपने अपने पूरी क्लास 12th का सेकंड बिगेस्ट चैप्टर खत्म करा है। अभी आप इस पूरे स्टेटमेंट के अगर 10 क्वेश्चन ढंग से कर लेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में से 5 में आप अटकेंगे, कोई हर्ज नहीं, बट 5 अपने आप हो जाने चाहिए। तो आप पहले 5 में अटको, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट 5 अगर अपने आप हो गए तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, लेकिन वो तभी हो पाएगा जहां जहां अटक रहे हो अपने डाउट्स ढंग से पूछ रहे हो, सिर्फ कॉपी करके फायदा नहीं होगा। It is not just about doing the cash flow statement, it is about doing the cash flow statement in the allotted time। 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स मतलब आपको 15 मिनट्स मैक्सिमम मिल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी की पूरी बनाने के लिए। तो प्रे तो हम यही करेंगे कि एक ही एक्टिविटी पे आ जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं है, हर बारी पूरी पूरी स्टेटमेंट आती है, ऑल्दो बड़ी डायरेक्ट आती है, बट कुछ भी आ सकता है ना, बड़ी आई पूरी आई तो एडजस्टमेंट एक या दो ही होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल आई तो एडजस्टमेंट ज्यादा हो सकती हैं। तो आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट आनी चाहिए, आपको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने क्या पूछ लिया।